A force can easily change an object's shape, make it start moving, or change its direction. Let's explore how. स्टूडेंट्स, वीडियो देखकर आप जान गए होंगे आज हमारी डिस्कशन फोर्स के बारे में है। कहते हैं फोर्स इज अ पुश और पुल, लेकिन फोर्स सिर्फ पुश और पुल का नाम नहीं है। थ्रू फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको इस नजर आ रहा है पिक्चर में, इस कैन का शेप चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ फोर्स। आपने अपने हाथ में इस कैन को ग्रैब किया और स्क्वीज किया, जैसे ही आप स्क्वीज करेंगे उसकी शेप चेंज हो जाएगी। फोर्स कैन ऑल्सो मेक थिंग्स स्टार्ट मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, आप उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। और इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यू विल मेक हिम स्टॉप। आप उसको फोर्स अप्लाई करके रोक सकते हो। तो बेटा इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या करता है, चेंज लेकर आता है। एनी टाइप ऑफ चेंज। आप दरवाज़ा खोलते हैं, इट्स अ चेंज। आप दरवाज़ा बंद करते हैं, इट्स अ चेंज। आप ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देते हैं, आप उसको मूव करवाना स्टार्ट कर देते हैं। आप अगर मूव कर रहे हैं स्टॉप करवा देते हैं। ये सारा का सारा चेंज कहलाता है। और ये किसकी वजह से है? फोर्सेस की वजह से है। नाउ बेटा कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो यू हैव टू रिमेंबर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड थिंग, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, रिटन एज एन, या इसको हम केजी मीटर पर स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई होना शुरू हो जाएं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है एग्जैक्टली उसके लिए हमें रिजल्टेंट फोर्स को समझना पड़ेगा। तो बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स इज द सिंगल फोर्स दैट हैज द same effect as all the forces acting together. Resultant force एक सिंगल फोर्स है जिसका इफेक्ट या जिसकी वैल्यू सेम होगी तमाम उन फोर्सेस के जो एक दूसरे के साथ एक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, आइए बेटा देखते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए फर्स्ट पिक्चर में, पिक्चर नंबर 1, एक बॉक्स है। इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ये ब्लू कलर में जो डायरेक्शंस आपको नजर आ रही हैं, दूसरी दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स F1 और दूसरी फोर्स को नाम दे देता हूँ F2। बेटा ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ टोटल फोर्स क्या होगी। तो वो टोटल फोर्स बेटा टोटल फोर्स नहीं कहलाएगी, वो FR कहलाएगी, जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। और बेटा वो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन क्या है। बेटा अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, जैसे कि इस ब्लू लाइंस के थ्रू नजर आ रही है आपको कि फर्स्ट फोर्स और सेकंड्स दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, सेम हैं, तो बेटा इस कंडीशन में फोर्स F1 एंड फोर्स F2 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्स F1 30 न्यूटन है एंड फोर्स F2 25 न्यूटन है, सो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 30 प्लस 25। प्लस क्यों किया, ऐड क्यों किया, बिकॉज दे हैव सेम डायरेक्शन, सो इट विल बी 55 न्यूटन। तो ये सिंगल फोर्स जो आई है, जो रिजल्टेंट फोर्स आई है, वो 55 न्यूटन की है और ये दो फोर्सेस का भी सेम ही इफेक्ट है। एक और बेटा आपको बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे। आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बेटा ये एरो जो है ना, ये तो शो कर रहा है डायरेक्शन को दोनों के, और ये लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। अब आप यहाँ पे गौर करें कि फर्स्ट लाइन थोड़ी सी ज्यादा लंबी है और एज कंपेयर टू सेकेंड लाइन, और मैंने इसके अगेंस्ट वैल्यू भी 30 और 25 लिखी है। मैंने ऐसा नहीं किया कि छोटी लाइन के ऊपर 30 लिख दिया, मैंने छोटी लाइन के ऊपर 25 ही लिखा है। तो बेटा एरो बड़ा है या छोटा है वो आपको ये बता रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड कम है या ज्यादा है। बेटा अगर मैं एक एरो ड्रॉ करता हूं, ये इस एरो डायरेक्शन शो कर रही है, लेकिन लाइन जो पीछे है ये किस चीज को शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को। और इसी के अगेंस्ट में अगर एक और एरो ड्रॉ करूं बेटा, ये एरो,
इसमें ये एरो तो डायरेक्शन को शो कर रही है, लेकिन ये लाइन मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों वेक्टर्स में से किसका, या इन दोनों अगर दो फोर्सेस है, किसकी फोर्स ज्यादा होगी, तो बेटा ब्लू वन वाले की फोर्स क्या है, ज्यादा है, बिकॉज इट हैज मोर लेंथ। मैग्नीट्यूड वाली लेंथ जो है ना इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लैक वन। तो ये आपने जहन में और ध्यान में रखना है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड वाली लाइन छोटी नजर आ रही है एज कंपेयर टू अदर, तो आपने समझ जाना है कि उसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। नाउ बेटा मूव ऑन टू द सेकंड बॉक्स। अब सेकंड बॉक्स में भी दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है। एक ग्रीन वाली को हम F1 नाम दे देते हैं और रेड वाली को हम नाम दे देते हैं F2। तो बेटा आपको यहां पे नजर आ रहा है कि ग्रीन वाला एरो ज्यादा लेंथ है, की लेंथ ज्यादा है और रेड वाली की लेंथ कम है। तो मैं इमेजिन कर लेता हूं कि अगर रेड वाले की फोर्स है 10 न्यूटन, मतलब यहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है 10 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन, और राइट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो शुड बी ग्रेटर, तो मैं इसे नाम देता हूं 15 न्यूटन। बट यहां पे आप बेटा गौर करना है, जब आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे Fr, तो वो तो बेटा आपको पता है क्या होता है, F1 प्लस F2 बेटा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि फोर्स F1 और F2 बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बेटा इन फिजिक्स जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट हैं तो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरे को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसलिए मैंने फोर्स F1 अब माइनस कर दिया है, यहां पे मैंने साइन नेगेटिव यूज किया है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर F1 पॉजिटिव है तो F2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो दैट्स वाई मैंने यूज किया F1 माइनस F2। तो आप जैसे इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 15 माइनस 10 इट विल बी 5 न्यूटन। बट आपने ये शो करना है कि ये 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में है। सो द 5 न्यूटन विल बी इन दैट डायरेक्शन जहां पे फोर्स पहले से ही ज्यादा थी। F2 10 है, F1 15 है। सो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है वो राइट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, बट उसकी फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन। अब बेटा यहां पे आपने गौर किया होगा कि मैंने एरो और छोटा बनाया है। फर्स्ट और सेकंड दोनों एरो बड़े हैं एज कंपेयर टू थर्ड, बिकॉज द फोर्स की वैल्यू है वो कम है। अब बेटा थर्ड बॉक्स की तरफ चलते हैं। थर्ड बॉक्स में बेटा अगर आप गौर करें, यहां पे अब एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, 4 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। और चारों की चारों फोर्सेस कितनी है यहां पे देखें। रेड वाली साइड पर फर्स्ट एरो थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू सेकंड एरो, तो इसका मतलब है फर्स्ट एरो की वैल्यू अगर 10 है तो सेकंड एरो की वैल्यू होगी 8। इसी तरीके से अगर आप ब्लू वाली साइड पर जाते हैं तो ब्लू एरो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर 5 न्यूटन इसकी है तो 5 न्यूटन ही इसकी होगी। तो बेटा आपने अब जब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है Fr, तो सबसे पहले मैं ब्लू वाले लिख रहा हूं, ब्लू वाले फोर्स F1 प्लस F2। बेटा अगर ब्लू वालों को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो रेड वाले, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो रेड वाले मैं क्या कंसीडर करूंगा, नेगेटिव F3 प्लस F4, ये नेगेटिव कंसीडर होंगे। तो जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे क्या आएगा, 5 प्लस 5 माइनस 10 माइनस 8, रिजल्ट लिखेंगे 10 माइनस 18, तो इट विल बी एज 8 न्यूटन। सर आप कहेंगे कि ये सर नेगेटिव साइन किधर गया, बेटा नेगेटिव साइन मैं यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस कौन सी वाली थी, रेड वाली फोर्सेस थी। तो जो बॉक्स है वो मूव करेगा विद 8 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ रेड। तो इसका मतलब है बॉक्स जो मूव करेगा वो ये ग्रीन लाइन की मूव करेगा, क्योंकि मैंने ग्रीन लाइन को 8 ही बोला था, रेड लाइन को 8 ही बोला था, तो ग्रीन लाइन भी 8 ही न्यूटन है। तो बॉडी विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन विद द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। तो ये 8 न्यूटन क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स होगी। नेक्स्ट बेटा फोर्थ ब्लॉक है। अब फोर्थ ब्लॉक में पर्पल है दोनों साइन, इसका मतलब ये है, और आप अगर इसको देखें तो दोनों की लेंथ भी सेम है। इफ ऑन द लेफ्ट फोर्स इज 10 न्यूटन, द फोर्स विल बी 10 न्यूटन ऑन द राइट साइड। दोनों की
डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन फोर्सेस सेम है, सो द रिजल्ट विल बी 10 माइनस सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्यों? बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो द रिजल्ट विल बी 0 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि ये बॉक्स कहीं पर भी नहीं मूव करेगा बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। द फोर्स ऑन द राइट बैलेंसेस द फोर्स ऑन द लेफ्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ बेटा आपके सामने एक और पिक्चर है। बेटा ये आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि ये फोर्स कितनी है। यहाँ पे इतना मैं बता दूं, ये तीनों पर्सन ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में एंड दे आर पुलिंग इट इन राइटवर्ड डायरेक्शन, और दोनों अप्लाई कर रहे हैं 300 न्यूटन एंड 300 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट विल बी 300 माइनस 300 एंड इट विल बी 0 न्यूटन। इसका मतलब है ये रोप अगर यहाँ पे थी तो इट विल रिमेन एट द सेम पॉइंट अंटिल फोर्स चेंज ना हो जाए। तो जब तक सेम फोर्सेस है दोनों साइडों से, जो रोप है वो अपनी जगह पर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, कहीं भी मूव नहीं करोगी। बट what will be the resultant force in second picture? कमेंट्स का इंतजार है बेटा। स्टूडेंट्स इमेजिन एक फुटबॉल है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस के ऊपर है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये खुद ब खुद मूव करना स्टार्ट कर देगा? विल इट सडनली स्टार्ट मूविंग बाय इटसेल्फ? सो व्हाट शुड बी योर आंसर? आई थिंक योर आंसर शुड बी नो, ये मूव नहीं कर सकता। अच्छा नेक्स्ट बेटा, अगर यही फुटबॉल एक परफेक्टली स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, इट इज रोलिंग डाउन, लगातार रोल करती जा रही है एंड इट्स परफेक्टली स्मूथ सरफेस, इसका मतलब किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो एयर फ्रिक्शन, नो अदर फ्रिक्शन। विल इट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ? क्या ये खुद ब खुद मूव करना छोड़ देगी? सो आई एम श्योर आपका आंसर फिर होगा नो। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और continues moving in a straight line at constant speed unless acted upon by a resultant force. So students, बिकॉज आपने मुझे बताया कि अगर एक बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो वो खुद से मूव नहीं कर सकती, और अगर कोई बॉडी खुद से मूव कर रही है तो आप वो खुद से रुक नहीं सकती। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड, अगर मैं कोई बाहर से कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई ना करूं तो वो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो कॉन्टिन्यूस मूव करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो बेटा मुबारक हो, आपको पता लग गया है व्हाट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो रेस्ट वाला रेस्ट पर ही रहेगा और मूव करने वाला मूव ही करता रहेगा तब तक जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। एम आई क्लियर? सो अगर आपका अब ये क्वेश्चन आ जाए कि सर इफ देयर इज सम रिजल्टेंट फोर्स देन व्हाट विल हैपन, अगर आप पूछ लेते हैं मुझसे कि सर अगर रिजल्टेंट फोर्स आ जाए तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो माय आंसर वुड बी रिजल्टेंट फोर्स विल चेंज दी वेलोसिटी। क्या करेगा? तो मेरा आंसर ये होगा कि बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या कर देगा, बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर देगा। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी मीन्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स आइदर बॉडी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, स्पीड चेंजेस, और अगर बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हुई देन इट शुड बी चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कुछ चेंज आया होगा, या फिर बोथ हो सकते हैं, दोनों में चेंज आया हो। बेटा स्पीड चेंजेस में स्पीड अप भी है और स्पीड डाउन भी है, मतलब एक बॉडी स्पीड अप भी हो सकती है। अगर आप एक साइकिलिस्ट हैं और पेडलिंग करते हैं लगातार हार्डर एंड हार्डर, तो इट विल इंक्रीज स्पीड ऑफ योर साइकिल, सो इट मीन्स स्पीड हैज चेंज्ड। और अगर आप उसके बाद ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो बाय ब्रेक स्पीड डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, तो स्पीड डिक्रीज करने का फिर क्या मतलब है, स्पीड चेंज हो रही है। या फिर अगर आप सर्कुलर मोशन में हैं, मतलब आप किसी ऐसे झूले में बैठे हैं जो सर्कुलर मूव करता है, उसकी स्पीड तो चेंज नहीं होती लेकिन उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होती है। एंड थर्ड थिंग, बोथ स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। आप सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कल में मूव कर रहे हैं और लगातार उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये तीनों केसेस क्या कहलाएंगी, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब है जैसे ही आप रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब जो फोर्सेज बैलेंस्ड हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे,
उसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आएगा। और चेंज इन वेलोसिटी आपने आई थिंक याद होगा शुरू में पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, लेकिन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी किस तरीके से हो सकता है, आइदर इट स्पीड कैन बी चेंज, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो मैं कहूंगा वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मैं कहूंगा वेलोसिटी चेंज है। अगर बोथ चेंज, स्पीड भी और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो मैं तब भी कहूंगा बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी चेंजेस।